तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिन पॉइंट स्टडीज़ में। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज किया था और हमने 2 वंश डिस्कस कर लिए थे, यानी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश और खिलजी डायनेस्टी को हमने एक्सप्लोर कर लिया था। तो आज हम तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और बाकी 2 डायनेस्टीज़ के भी बारे में बात करेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो हमें पता चलता है कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, यानी 1320 से लेकर 1414 एडी तक था। तो आगे देखते हैं तुगलक डायनेस्टी में क्या था। तो तुगलक डायनेस्टी का जो पहला शासक था, पहला रूलर था, उसका नाम था घियासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम 1320 से लेकर 1325 तक था। तो घियासुद्दीन तुगलक था कौन? घियासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाज़ी मलिक था। घियासुद्दीन तुगलक का रियल नेम गाज़ी मलिक था। तो खुसरो खान, जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट किंग था, उसको गाज़ी मलिक ने मार दिया था और गाज़ी मलिक असेंडेड द थ्रोन अज्यूमिंग द टाइटल घियासुद्दीन तुगलक, यानी गाज़ी मलिक घियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। और घियासुद्दीन तुगलक की डेथ कब हुई थी? ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जॉना उलूग खान। तो यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि घियासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था। घियासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था? तो घियासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नाम था हमारा गाज़ी मलिक। गाज़ी मलिक। और दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गाज़ी मलिक यानी घियासुद्दीन तुगलक का बेटा। उसका असली नाम क्या था? उलूग खान। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था और घियासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो हमें पता चलता है 1325 से 1351 ईस्वी तक था। तो 1325 से 1351 ईस्वी तक जो इसका टाइम पीरियड था, इसके आगे अगर हम देखें तो प्रिंस जॉना, यानी कि जो राजकुमार जॉना था, 1325 में गद्दी पर बैठा और 1325 में गद्दी पर बैठने के बाद इसने घियासुद्दीन तुगलक का नाम अपनाया। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उन्होंने अनेक प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयास किया। उनके पास 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी जिनके लिए वे विशेष रूप से बहस का मुद्दा बने। उसके पास 5 बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे, यानी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, बहुत ही अच्छी परियोजनाएं थी जो उसे लगता था, जिसके कारण वो बहुत सारे बहस का मुद्दा बने। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये थे उसके 5 प्रोजेक्ट्स। तो पहला प्रोजेक्ट क्या था? टैक्सेशन इन दोआब, यानी दोआब के एरिया में टैक्सेशन कैसे किया जाएगा, जो इसने 1326 में लाया था। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। यहाँ पूंजी नहीं है, ये राजधानी है, तो ये राजधानी को ट्रांसफ़र करना चाहता था। राजधानी में इस समय दिल्ली थी, तो ये दिल्ली से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहता था। ये दूसरा इसका प्रोजेक्ट था। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, यानी सांकेतिक मुद्रा का परिचय। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा को लाने के लिए सबसे पहली बार कोशिश किसने की थी? तो उसके लिए हमारा आंसर बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला हमारा 4th नंबर पर आता है प्रपोज्ड खुरासन एक्सपीडिशन, यानी खुरासान के ऊपर हमला करने का इसका एक अभियान था। और तीसरा, कराचिल अभियान। ये 5 जो है इसके बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी। लेकिन हुआ क्या कि हिज 5 प्रोजेक्ट्स लेड टू रिवॉल्ट्स। उनकी 5 परियोजनाओं के कारण विद्रोह हुआ और लास्ट टाइम में विद्रोहों को रोकने में उसके लास्ट दिन बीते, यानी कि उसके 25 वर्षों के शासनकाल में कुल 36 विद्रोह हुए, जिनको रोकते रोकते ही उसका समय बीत गया। इसकी मौत कहाँ हुई थी? इसकी मौत हुई थी थाटा में, जब ये कैंपेन कर रहा था। कहाँ पे? सिंध में। सिंध में एक तुर्की गुलाम तागी के खिलाफ अभियान चलाते समय थट्टा में उसकी मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद
अगला राजा कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला राजा बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था हमारा, ये अगला राजा बना जो 1351 से लेकर 1388 तक राज करता है, यानी लगभग 34 साल। था कौन फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का एक कज़िन था, यानी उसका भाई था, चचेरा भाई। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दरबार के अमीरों और धर्मशास्त्रियों ने फिरोज शाह को अगले सुल्तान के रूप में चुना। तो फिरोज शाह को अगले सुल्तान के रूप में चुन लिया गया। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की कुछ ऐसी प्रथाओं पे पाबंदी लगाने की जो रूढ़िवादी धर्मशास्त्री जिन्हें गैर इस्लामी मानते थे। जैसे कि उसने एक काम किया कि मुस्लिम महिलाओं को कब्रों पर पूजा करने के लिए रोक लगा दी, यानी कि जो कब्रों की पूजा की जाती थी तो अब महिलाएं वो पूजाएं नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी कब्र की पूजा नहीं कर सकती महिलाएं। दूसरा, फिरोज़ के समय में ही जजिया एक अलग कर बन गया, यानी एक सेपरेट टैक्स बन गया, और फिरोज़ ने जो है जजिया से छूट देने से इनकार कर दिया। किसको? ब्राह्मणों को। यानी ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट नहीं मिली क्योंकि शरीयत में इसका प्रावधान नहीं था। ये दो काम थे। इसके बाद क्या होता है कि 1398 में जाकर के तैमूर कौन था? तैमूर एक लंगड़ा तुर्की सरदार था। तो तैमूर को जो हम ज़्यादातर पूरे नाम से जानते हैं, तैमूर लंग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि तैमूर एक लंगड़ा तुर्की सरदार था और मंगोलिया का क्रूर विजेता और चंगेज़ खान का वंशज था। चंगेज़ खान का भी आक्रमण हुआ था पहले, तो चंगेज़ खान का वंशज था तैमूर। तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में दौरान भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि तैमूर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? तो यहाँ पे आंसर हमारा बन जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक। तैमूर्स आर्मी मर्सीलेसली सैक्ड एंड प्लंडर्ड दिल्ली। तैमूर की सेना ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। उसके बाद क्या हुआ? जब लूटपाट कर ली तो फिर तैमूर जो है वापस अपने देश चला गया, सेंट्रल एशिया चला गया, और पंजाब पे राज करने के लिए अपना एक व्यक्ति छोड़ करके गया, जिसका क्या नाम था? खिज़्र खान। क्या नाम था इस व्यक्ति का? खिज़्र खान। तो खिज़्र खान को जो है ये छोड़ के चला गया। और तैमूर की मृत्यु कब होती है? तैमूर की डेथ हो जाती है 1404 में। चाइना पर विजय प्राप्त करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तैमूर की। तो अब तैमूर तो मर गया और हमारे पास अब इंडिया में कौन बच गया? इंडिया में बच गया हमारे पास खिज़्र खान। तो अब ये खिज़्र खान कौन था? तो खिज़्र खान से ही शुरू हो जाती है हमारी सैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी हमारी खिज़्र खान से शुरू हो जाती है। तो अब हम सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। सैयद डायनेस्टी 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक चलती है, यानी कि लगभग 36 साल। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तो सैयद डायनेस्टी पे सबसे पहले हम देखते हैं खिज़्र खान। खिज़्र खान कौन था? तैमूर ने जो एक नॉमिनी छोड़ा था दिल्ली को कैप्चर करने के बाद, उसका नाम था खिज़्र खान। और खिज़्र खान कौन था? खिज़्र खान ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स। यानी खिज़्र खान सैयद डायनेस्टी का पहला शासक था जिसने दिल्ली और आसपास के ज़िलों पर शासन किया। आगे देखते हैं। खिज़्र खान के बाद तक गद्दी पे बैठता है उसका बेटा मुबारक शाह। खिज़्र खान के बाद कौन गद्दी पे बैठता है? मुबारक शाह ही सक्सीडेड खिज़्र एट द थ्रोन आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगेंस्ट मेवातीज, खटेहर्स एंड गैंगटिक दोआब एरिया। इन जगहों पे मेवातियों, कटेहरों और गंगा के दोआब क्षेत्र के खिलाफ अपने सफल अभियानों के बाद वह खिज़्र की गद्दी पर बैठा। और इसको किसने मार डाला? उसे उसके ही दरबार के सरदारों ने, यानी कि नोबल्स ऑफ हिज ओन कोर्ट, उसे मार डाला मुबारक शाह को। मुबारक शाह के बाद
हमारे पास अगला आता है मोहम्मद शाह, जिसका टाइम था 1434 से लेके 43 तक, यानी लगभग 9 साल। तो मुबारक शाह को मारने के बाद द नोबल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन बट ही कुड नॉट सर्वाइव द इन फाइटिंग अमंग द नोबल्स इन द कोर्ट। तो उस समय के जो सरदार थे उन्होंने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वह दरबार में सरदारों के बीच की लड़ाई से बच नहीं सका और उसे केवल 30 मील के आसपास एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार था और सल्तनत के बाकी हिस्सों पर कुलीनों का शासन था, यानी कि जो सरदार थे उनका शासन था। तो ये हो गया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद लास्ट सैयद किंग के बारे में बात करते हैं। लास्ट सैयद किंग जो था वो कौन था? वो था आलम शाह। आलम शाह का टाइम पीरियड 1443 से 51 तक था। तो द लास्ट सैयद किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी एंड रिटायर्ड। अंतिम सैयद राजा बहलोल लोदी के पक्ष में उतरा और सेवानिवृत्त हो गया। तो लास्ट में जो आलम शाह था इसने क्या किया, इसने जो है बहलोल लोदी को अपना राजगद्दी दे दिया और रिटायर हो गया, यानी कि हट गया गद्दी पर से। तो यहाँ से फिर लोदी डायनेस्टी शुरू होती है, जो सिर्फ दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में ही सीमित थी। शुरू में जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी तो बहुत बड़ा इलाका था इनके पास, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो करंट का एरिया है, ये सारा एरिया लेते हुए काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया का एरिया था। लेकिन लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश आते आते जो है ये एरिया काफ़ी कम हो गया और ये कम हो करके सिर्फ दिल्ली और सराउंडिंग तक ही रह गया। तो अगला हम पढ़ेंगे अब लोदी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1526। तो ये 1526 जो था यही हमारा लास्ट ईयर है जहाँ तक दिल्ली सल्तनत ने राज किया। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। तो लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो लोदी डायनेस्टी में जो पहला शासक बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1488 तक राज करता है, यानी लगभग 37 साल राज करता है। बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी वॉज वन ऑफ द अफ़गान सरदार्स। अफ़गान सरदारों में से एक था, जिसे कि आलम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, वो काफ़ी पसंद करता था, इसीलिए बहलोल लोदी को इसने अपनी गद्दी दे दी। ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर जब वापस चला गया था उसके बाद पंजाब में इसने अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया और इसने ही लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो बहलोल लोदी के बाद हमारे पास अगला आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक बहुत ही बड़ा नाम है लोदी डायनेस्टी का। तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड 1489 से 1517 तक था, यानी कि लगभग 28 साल। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अ सिटी फाउंडेड बाय हिम। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे पास बन के आते हैं कि किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया और दूसरा आगरा शहर को किसने बसाया था। तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन बन के आते हैं, जिसका आंसर होता है क्या? सिकंदर लोदी। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही इंट्रोड्यूस्ड द गज़े सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। तो इसने क्या करा था, इसने अपने ही नाम से एक मेजरमेंट निकाली थी, गज़े सिकंदरी या सिकंदर्स यार्ड, क्योंकि इसको डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर कृषि के विकास में बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था। तो इसने क्या करा, अपने ही नाम से एक मेजरमेंट निकाला जिसका नाम था गज़े सिकंदरी, जो कि क्या था, एक 32 डिजिट का नंबर था। इसके बाद ये एक पोएट भी था। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। तो अब यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चंस और बन के आते हैं कि गज़े सिकंदरी क्या था और दूसरा कि सिकंदर लोदी का पेन नेम क्या था, यानी कि उपनाम क्या था, किस उपनाम से वो कविताएं लिखते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलरुखी। क्या होगा? गुलरुखी। तो सिकंदर लोदी के बाद हमारे पास अगला आता है कौन? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में हम जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी का हमारा टाइम पीरियड था
1517 से लेके 1526 ईस्वी तक। ये लास्ट किंग था लोधी डायनेस्टी का और दिल्ली का लास्ट सुल्तान भी, यानी कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट शासक और दिल्ली का लास्ट सुल्तान भी था। और लास्ट में आखिर इब्राहिम लोधी लास्ट क्यों रहा? क्योंकि इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ उसके ही कज़िन दौलत खान लोधी ने षड्यंत्र रचा, जो कि कौन था? पंजाब का उस टाइम गवर्नर था। उसने क्या किया, बाबर को बुलाया इंडिया, ताकि वो आकर के इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंके, यानी कि ओवरथ्रो करे। तो बाबर ने एक्सेप्ट किया ऑफ़र और इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। और कहाँ हराया था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। तो इस तरह से लोधी डायनेस्टी का एंड होता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा क्लास में। बाकी इन तीनों डायनेस्टीज़ के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।